आप सभी को जय हिंद। मेरे द्वारा प्रारंभिक परीक्षा की ये पहली क्लास ली जा रही है। इस क्लास को लेने का उद्देश्य सिर्फ इस टॉपिक को पढ़ाना नहीं, डब्ल्यूटीओ को, बल्कि आपको ये भी बताना है कि अगर आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर दिए हैं, आने वाले समय में शुरू करेंगे, तो आपको किसी भी विषय को प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से जब आप उसको तैयार करेंगे तो किस दिशा में आगे बढ़ना है, आप ये भी यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे। तो जब हम इस डब्ल्यूटीओ को पढ़ेंगे तो यहां पर जो वैलिड सोर्स हैं उनका उपयोग किया गया है, और उसमें मैंने आपको बताया है कि हमने लगभग 80%, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा, उसमें जो आधार के रूप में सोर्स मटेरियल का उपयोग किया है वो है आपका हिंदी ग्रंथ अकादमी का। तो आज हम पढ़ेंगे डब्ल्यूटीओ के बारे में, और डब्ल्यूटीओ के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है तो उस समय तीन संस्थाओं की क्या होने लगती है, मांग होने लगती है। कितनी संस्थाओं की? तीन संस्थाओं की। एक संस्था की जो मांग होती है वो शांति और सुरक्षा के लिए। किसके लिए? शांति और सुरक्षा के लिए। तो आप सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक संस्था बन जाती है शांति और सुरक्षा के लिए, जिसको आप यूएनओ कहते हैं। एक दूसरी संस्था की मांग होती है वित्त के लिए, तो आप ये भी जानते हैं कि एक वित्त की संस्था भी बन जाती है, जिसको आप वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के नाम से जानते हैं। पर एक जो तीसरी संस्था की मांग होती है व्यापार को मजबूत करने के लिए, वो है आपकी डब्ल्यूटीओ, जो कि 1945 के बाद नहीं बन पाती है। तो तीन संस्थाओं की मांग होती है, उसमें से जो दो संस्थाएं हैं शांति और सुरक्षा और वित्त वाली, वो 1945 के बाद बन जाती हैं, पर व्यापार के लिए जो अंतरराष्ट्रीय संस्था या संगठन की मांग होती है वो पूरी नहीं हो पाती है। पर जब अंतरराष्ट्रीय वित्तीय जो संगठन है उसकी मांग पूरी नहीं होती है तो वहां पर एक समझौता जरूर हो जाता है, एक बहुपक्षीय क्या हो जाता है, समझौता हो जाता है, और उस व्यापार के बहुपक्षीय समझौते का नाम है गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो व्यापार के लिए शुरुआती दौर में कोई संस्था नहीं बन पाती है, बस एक समझौता होता है जिसको नाम दिया जाता है गैट। और ये गैट कब बनता है? ये गैट बनता है 1947 में। पर यहां पर एक अच्छी बात जो है वो ये है कि गैट बनने के साथ ही अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठन को बनाने के लिए वार्ताएं शुरू हो जाती हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण वार्ता है जिस पर प्रश्न पूछ लिया गया है वो है उरुग्वे दौर की वार्ता। कौन से दौर की? उरुग्वे दौर की वार्ता, जो शुरुआत होती है या जो शुरू होती है 1986 से। 1986 से उरुग्वे दौर की वार्ता शुरू होती है, जो कि 1994 तक चलती है। कब तक? 1994 तक चलती है। ये वही वार्ताएं हैं जिनसे डब्ल्यूटीओ का क्या है, उद्भव माना जाता है। तो ये प्रश्न पूछ लिया गया है किन वार्ताओं के तहत डब्ल्यूटीओ का उद्भव हुआ है, तो वो है उरुग्वे दौर की वार्ताएं जिनके तहत डब्ल्यूटीओ का क्या हुआ है, उद्भव हुआ है। हुआ ये कि जब उरुग्वे दौर की वार्ताएं 1994 में अपने अंतिम स्टेज पर पहुंची तो उस समय क्या हुआ, एक घोषणा पत्र जारी हुआ। क्या हुआ? एक घोषणा पत्र जारी हुआ जिसको नाम दिया गया मार्केस घोषणा। क्या कहा जाता है? मार्केस घोषणा। और इसी घोषणा पत्र के आधार पर 1 जनवरी 1995 को, कब? 1 जनवरी 1995 को जेनेवा में क्या होती है, एक संस्था बन जाती है जिसको नाम दिया जाता है डब्ल्यूटीओ। कहां पर? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो मार्केस घोषणा पत्र पर आधारित एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन का गठन होता है 1 जनवरी 1995 को, जिसका मुख्यालय बनाया जाता है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसका उद्भव किस वार्ताओं से हुआ है? उरुग्वे दौर की वार्ताओं से। जब यह संस्था बनती है शुरुआती दौर में 1995 में, तो इसके सदस्य राष्ट्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो प्रारंभ में इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं वो कितने हैं? 123। तो प्रारंभिक अवस्था में इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या होती है 123, जो वर्तमान में बढ़कर कितनी हो जाती है? वर्तमान में बढ़कर हो जाती है 164। 164 सदस्य राष्ट्र हैं आज की स्थिति में डब्ल्यूटीओ के।
अब आप सभी जानते हैं कि अब जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन बन चुका है। तो जब ये बनेगा तो इसके कार्य भी तय कर दिए जाएंगे कि भाई ये कार्य क्या करेगा। आप सभी जानते हैं कि इसके जो कार्य होंगे वही होंगे जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं करती हैं, बस स्पेसिफिक हो जाएंगी व्यापार के लिए। व्यापार से जुड़े हुए समझौते, व्यापार से जुड़े हुए विवाद, व्यापार से जुड़े हुए नियम कानून, सहयोग और तमाम सुविधाएं प्रदान करना ही क्या रहेगा, इसका काम रहेगा। अब इन कार्यों को करने के लिए क्या होगा, इसका एक स्ट्रक्चर होगा, इसकी एक संरचना होगी। तो जो प्रशासकीय इसके कार्य हैं या दैनिक जो कार्य हैं उनको करने के लिए इसका मुख्यालय बना दिया जाता है जेनेवा में। वहां पर एक प्रमुख का पद भी बना दिया जाता है जिसको महानिदेशक आप कहते हैं। तो प्रमुख प्रशासनिक जो पद है वो है महानिदेशक का। वर्तमान में जो इसके महानिदेशक हैं वो हैं नगोजी। कौन है, नगोजी इसके महानिदेशक हैं वर्तमान में। अब लेकिन आप सभी जानते हैं कि यह क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसके सदस्य राष्ट्र हैं। तो ये जो सदस्य राष्ट्र होंगे इनसे मिलकर क्या बनेगा, सदस्य राष्ट्रों से मिलकर जो है एक निकाय बनेगा जिसको WTO का प्रमुख निकाय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सदस्य राष्ट्रों से मिलकर एक निकाय बनेगा जिसको WTO का प्रमुख निकाय कहा जाएगा। और यह प्रमुख निकाय कौन सा होगा, मंत्री स्तरीय सम्मेलन। मंत्री स्तरीय सम्मेलन इसका क्या है, प्रमुख निकाय है। अब ये जो प्रमुख निकाय है ये क्या काम करेगा, तो ये सदस्य राष्ट्र ही क्या करते हैं, WTO से जुड़े हुए जो नियम हैं और जो कानून हैं उन पर वार्ताएं करते हैं और फिर एक प्रस्ताव पारित करने का प्रयास करते हैं। अब ये जो सदस्य राष्ट्र हैं जब किसी विषय पर चर्चा करेंगे, वार्ता करेंगे, तो वो निर्णय कैसे लेंगे, कोई नियम या कानून जब बनेगा तो उस पर निर्णय कैसे लिया जाएगा। तो यहां पर एक व्यवस्था है वो है वोटिंग की, पर सामान्य रूप से वोटिंग पर निर्णय अभी तक नहीं लिए गए हैं, निर्णय लिए गए हैं सर्वसम्मति से। सर्वसम्मति से साथ ही साथ यहां पर कहा गया है कि अगर कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ प्रस्ताव है तो उस पर 110 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होगा। कितने सदस्यों का, 110 सदस्यों का, मतलब वोटिंग की भी व्यवस्था है। बाकी ऐसा कहा गया है कि अभी तक ये प्रयास किए जाते हैं कि जो भी निर्णय लिए जाएं, जो भी नियम या कानून पारित किया जाए वो सर्वसम्मति से या सहमति से पारित हो। अब ये जो सदस्य राष्ट्रों की प्रमुख निकाय है मंत्री स्तरीय सम्मेलन, ये पहला कब हुआ, तो जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है जो पहला हुआ है, फर्स्ट मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, वो हुआ था आपका सिंगापुर में। कहां पर, सिंगापुर में हुआ था। वर्तमान में आप देखेंगे कि अभी हाल में मतलब 2024 में 26 फरवरी से लेकर 2-3 मार्च तक 13वां मंत्री स्तरीय इसका सम्मेलन हुआ था आबू धाबी में। तो आपने देखा कि WTO क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन है जो गेट के बाद बना। उरुग्वे दौर की वार्ताएं शुरू हुई 1986 से, जो 1994 चली। जब वो अंतिम परिणाम पर पहुंची उरुग्वे दौर की वार्ताएं, तो मार्केस घोषणा पत्र जारी किया गया जिसके आधार पर 1 जनवरी 1995 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में एक संगठन बना दिया गया। उसके कार्य वही थे। इसकी संरचना में एक प्रशासनिक जो प्रमुख का पद है जिसको आप महानिदेशक कहते हैं। वर्तमान में नगोजी जो हैं महानिदेशक हैं WTO के। सदस्य राष्ट्रों से मिलकर एक प्रमुख निकाय बनता है जिसको मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहा जाता है। ये मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2 वर्ष में, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में एक बार होना अनिवार्य है या जरूरी है। तो मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2 वर्षों में एक बार होता है। पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन सिंगापुर में हुआ था और वर्तमान में 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ है 2024 में। अब जो 14वां होगा वो होगा 26 में। तो ये है WTO का सामान्य परिचय। ये बेसिक क्वेश्चन अगर यहां से आते हैं तो आपसे बन जाएंगे, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा बेसिक में। अगर एडवांस क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर वो पूछा जाता है इसके समझौतों से। अभी हाल में ही हुआ है, अगर
अंतरराष्ट्रीय संस्था से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा इस वर्ष तो WTO प्रमुख पायदान पर रहेगा। WTO के बहुत सारे समझौते हैं, इसमें इसकी एक वार्ता है जो विवाद में हमेशा बनी रहती है, वो है दोहा वार्ता। तो दोहा वार्ता जो है WTO की, वो है विवाद का विषय। तो कभी पूछ लिया जाए विवादित दोहा वार्ता किस अंतरराष्ट्रीय संस्था से या संगठन से संबंधित है, तो वो है WTO से, जो कि 2001 में शुरू हुई थी। ये विकासशील राष्ट्रों के लिए थोड़ा सा समर्थन करती है। तो विकासशील राष्ट्र हमेशा कहते हैं कि दोहा वार्ता की जो शर्तें हैं, प्रस्ताव हैं, उनको लागू किया जाए, और विकसित राष्ट्र नहीं चाहते हैं ऐसा कुछ। पर WTO के तहत जैसे कि आपको पता है कि WTO का जो काम है वो है विश्व व्यापार को बढ़ावा देना। वो चाहता है कि आयात निर्यात बढ़े। एक देश दूसरे देश पर जो व्यापारिक बाधाएं लगाता है या उत्पन्न करता है, पैदा करता है, किसी ना किसी तरीके से उसको रोकना चाहता है, सिर्फ निर्यात बढ़ाना चाहता है, आयात को कम करना चाहता है। तो ऐसी बाधाओं को क्या किया जाए, दूर किया जाए। तो होता यह है कि फिर बहुत सारे क्या हैं, समझौते होने शुरू हो जाते हैं। एक प्रमुख समझौता जिसका आपने बार बार नाम सुना होगा, मोस्ट फेवर्ड नेशन का। जब कभी भी भारत पाकिस्तान के बीच कुछ होता है तो कहा जाता है कि भारत पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लेगा। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब यह होता है कि हमारी, मतलब अपने देश की जो भी व्यापारिक नीतियां हैं, ठीक है, विदेश व्यापार को लेकर, उसमें क्या होगा, ऐसे राष्ट्रों को जिसको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया जाएगा, उस नीतियों में, उन नीतियों में जो हमारी विदेश व्यापार की नीतियां हैं, उसमें कुछ क्या है, छूट दी जाएगी। तो अलग अलग राष्ट्रों को ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देते हैं, भारत भी देता है। तो एक हो गया मोस्ट फेवर्ड नेशन का। एक दूसरा जो समझौता आप देखेंगे वो होता है नेशनल ट्रीटमेंट का, एंटी नेशनल ट्रीटमेंट। ये क्या है, ये कहा जाता है समझौते के तहत कि आप आयातित वस्तु और सेवाओं पर क्या करेंगे, आप ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे वो आपके देश में उत्पादित हुई हो। तो जब कोई देश क्या करता है, नेशनल जो ट्रीटमेंट समझौता करता है किसी देश के साथ, तो वहां से आने वाली वस्तुओं के साथ ऐसा ट्रीट करता है जैसे वो वस्तु उसके देश में उत्पादित हुई हो। तो नेशनल जो ट्रीटमेंट एग्रीमेंट है, कभी पूछ लिया जाए कि WTO के तहत नेशनल ट्रीटमेंट एग्रीमेंट में क्या किया जाता है, तो 4 ऑप्शन आएंगे। उसमें से एक ऑप्शन जो सही होगा वो ये होगा कि आयातित वस्तुओं के साथ देश में उत्पादित वस्तुओं जैसा व्यवहार किया जाता है। फिर एक और समझौता होता है इससे आगे बढ़कर, वो होता है आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, आपने सुना होगा, मुक्त व्यापार समझौता। मतलब जिन भी राष्ट्रों के बीच ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, उस राष्ट्र के द्वारा या उन सदस्य राष्ट्रों के द्वारा सभी प्रकार के जो शुल्क लगाए जाते हैं आयात निर्यात पर, वो क्या कर लिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। तो नाम ही उसका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। किसी प्रकार का कोई शुल्क अब नहीं लगेगा आयात निर्यात पर। तो जब सदस्य राष्ट्रों के द्वारा क्या कर दिया जाता है, ट्रेड को एक दूसरे राष्ट्र में आवाजाही के लिए फ्री कर दिया जाता है, सभी प्रकार से फ्री, चाहे शुल्कों के माध्यम से फ्री कर दिया जाए या जो लिमिटेशन लगाए जाते हैं आयात निर्यात पर उनसे फ्री कर दिया जाए, तो वो होते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब होता यह है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सबके साथ नहीं हो पाता है, तो फिर होता यह है कि एक होता है अधिमानी व्यापार समझौता, जिसको कहा जाता है PTA, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, अधिमानी व्यापार समझौता। इसमें होता यह है कि एक राष्ट्र क्या करता है, एक दूसरे राष्ट्र को ए दे दो, इसको ए राष्ट्र बी राष्ट्र के लिए क्या करता है, कुछ सुविधाएं देने लगता है इस समझौते के तहत।
पीटीए अधिमानी व्यापार समझौता प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के तहत एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को क्या करता है, कुछ सुविधाएं देता है। जरूरी नहीं बी राष्ट्र इसको दे, पर होता यह है कि एक और समझौता होता है जिसको कहते हैं रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें होता यह है कि ए राष्ट्र जो व्यापार सुविधाएं बी राष्ट्र को देता है वही सुविधाएं बी राष्ट्र ए राष्ट्र को देता है। तो पीटीए और आरटीए में अंतर सिर्फ इतना है कि जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है उसमें ए राष्ट्र बी राष्ट्र को कुछ सुविधाएं देता है, जरूरी नहीं कि बी राष्ट्र ए राष्ट्र को दे। पर जब ए राष्ट्र जो सुविधाएं व्यापार के लिए बी राष्ट्र को देता है और बी राष्ट्र भी वही सुविधाएं ए राष्ट्र को देता है तो उसको कहते हैं रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट। तो एक होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, एक होता है रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, एक होता है नेशनल ट्रीटमेंट एग्रीमेंट, एक होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन, और क्या होता है, और यहां पर एक और, जब इससे और आगे बढ़ते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से, ठीक है, पीटीए से, आरटीए से, तो होता है, क्या होता है, सीए, नाम सुना है, कस्टम यूनियन, ठीक है, पहले पढ़ो तुम, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेटिव एग्रीमेंट, सीईसीए, व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता। तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेटिव एग्रीमेंट, व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता, इसमें क्या होता है, इस समझौते के तहत जो भी सदस्य राष्ट्र होते हैं वो क्या होते हैं, इन सबसे थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां पर सिर्फ वस्तुओं और सेवाओं तक ही वो सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि पूंजी और मानव श्रम की भी क्या करते हैं, आवाजाही या रोक टोक बंद कर देते हैं। तो हमने जैसे कि खाड़ी के देशों के साथ ये समझौता किया हुआ है, इसीलिए भारत के अधिकतर लोग कहां जाते हैं, श्रमिक लोग खाड़ी देशों में जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनके साथ व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता किया हुआ है, जिसमें सिर्फ वस्तुओं और सेवाएं नहीं बल्कि मानव श्रम और पूंजी भी क्या होती है, एक दूसरे राष्ट्र में बिना रोक टोक के आ जा सकती है, मानव श्रम भी। अब ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेटिव एग्रीमेंट है ये थोड़ा सा और बढ़ता है। अब इसमें निवेश और शामिल अगर हो जाए तो उसको नाम दिया जाता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। क्या दिया जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता। अब मानव श्रम, पूंजी और इसके साथ साथ निवेश भी क्या कर दिया जाता है, बिना रोक टोक के शुरू कर दिया जाता है। तो अभी तक आपने देखा, यहां तक एनटीएफटीए, पीटीए, आरटीए में सिर्फ वस्तु और सेवाओं की बात हो रही थी, फिर यहां पर मानव श्रम की बात होने लगी और पूंजी की, फिर यहां पर निवेश की बात होने लगी। अब इससे जब आगे बढ़ता है कोई राष्ट्र तो उसका एक और समझौता होता है जिसको नाम दिया जाता है कस्टम यूनियन। क्या नाम दिया जाता है, सीयू, कस्टम यूनियन, शुल्क मुक्त संघ। क्या नाम दिया जाता है, कस्टम यूनियन, शुल्क मुक्त संघ। अगर कोई इससे आगे बढ़ना चाहता है शुल्क मुक्त संघ से, तो वो बनाता है इकोनॉमिक यूनियन, आर्थिक संघ। क्या बनाता है, आर्थिक संघ। इसमें क्या होगा, इसमें अब उसकी आर्थिक नीतियां भी एक जैसी हो जाएंगी। ये सब प्लस होते जा रहा है। अब कस्टम यूनियन के बाद इकोनॉमिक यूनियन बन गया है। तो इस तरीके से आपने देखा कि डब्ल्यूटीओ क्या करता है, अलग अलग तरीके से समझौते करता है, फिर कॉमन मार्केट और तमाम चीजें फिर होते रहती हैं। पर यहां पर मोस्ट फेवर्ड नेशन, एंटी नेशनल ट्रीटमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये पीटीए प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, सीईसीए, सीईपीए और कस्टम यूनियन और इकोनॉमिक यूनियन, ये सबसे महत्वपूर्ण समझौते हैं, ये दोनों सबसे बड़े समझौते हैं। तो यहां पर अगर कभी ये कुछ पूछ लिया जाए इस तरीके का तो आपसे बन जाना चाहिए। आप देखो कि अर्थव्यवस्थाओं का इंटीग्रेशन ऐसे होता है। शुरुआत में फ्री ट्रेड की बात करते हैं जिसमें हम लोग ऐसे सभी
बैरियर्स को एलिमिनेट कर देते हैं जो व्यापार को रोकते हैं। एलिमिनेशन ऑफ ट्रेड बैरियर्स, जो भी व्यापार को रोकने वाली बाधाएं हैं उन सबको खत्म करते हैं, तो वो होते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि एरिया बेस्ड भी होते हैं और थोड़े से आप देखेंगे तो बड़े भूभाग को भी शामिल कर लेते हैं वो लोग। फिर उसके बाद कस्टम यूनियन बनता है, तो हम लोग ये बैरियर तो हटा ही देते हैं, साथ ही साथ में एक जैसा या एक जैसी स्थिति में हमारा बाह्य व्यापार होने लगता है, तो फिर वो कहता है कस्टम यूनियन बन गया। कॉमन मार्केट, अब क्या होता है यहां पर लेबर कैपिटल मोबिलिटी भी क्या होने लगती है, एक जैसी होने लगती है दो राष्ट्रों के बीच या सदस्य राष्ट्रों के बीच। फिर बनता है इकोनॉमिक यूनियन, तो ये सब होने के साथ साथ वहां की इकोनॉमिक और फिस्कल पॉलिसी भी कैसी होती है, एक जैसी होती है, मतलब दो तीन राष्ट्र जो भी होंगे जो इकोनॉमिक यूनियन बनाएंगे उनकी पॉलिसी, जो बजटीय व्यवस्था या जो वित्तीय नीति होगी वो एक जैसी हो जाएगी। फिर सबसे बाद में बनता है पॉलिटिकल यूनियन, तो वित्त नीति के साथ साथ उनकी सामाजिक और राजनीतिक जो नीति है वो भी एक जैसी हो जाती है। तो शुरुआती अवस्था में क्या होता है, शुरुआती अवस्था में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ क्या करता है, व्यापार की बाधाओं को खत्म करता है। जब व्यापार की बाधाएं खत्म हो जाती हैं तो फिर मानव श्रम और जो है उसकी आवाजाही को बढ़ाता है। फिर उसके साथ साथ क्या करता है, आगे फिर एक दूसरे की जो बाह्य आर्थिक स्थिति है उसको एक पोजीशन में लाने का प्रयास करता है, तो उसके लिए समझौता करता है। फिर कहता है यार अपन ऐसा करते हैं, एक साथ मिलकर ही अपनी आर्थिक नीतियां बनाते हैं, वो कहा जाता है ठीक है। तो फिर इस तरीके से आप देखेंगे कि इकोनॉमिक जो है यूनियन बन जाता है, आर्थिक संघ बन जाता है, जो कि सबसे बड़ा आर्थिक इंटीग्रेशन होता है। फिर पॉलिटिकल यूनियन तो अभी नहीं है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, ये अर्थव्यवस्था का इंटीग्रेशन है। भारत के कुछ व्यापार समझौते हैं, जैसे आप देखेंगे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है हमारा, जो कि भारत और आसियान के साथ है हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जो APTA है हमारा एशिया प्रशांत व्यापार समझौता, उसमें ये 7 देश आते हैं। जो हमारा बिम्स्टेक के साथ है वो क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिस पर अभी बातचीत चल रही है। भारत श्रीलंका के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। तो ये है कौन से, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट प्रारंभिक अवस्था वाले। फिर आपने देखा भारत और सिंगापुर किस में पहुंच चुका है, जो आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता है CEPA, उस पर पहुंच चुका है। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें 7 देश हैं। और भारत और UAE के बीच हमारा क्या हुआ है, व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता हुआ है CECA, ठीक है। जापान और भारत का क्या हो चुका है, CEPA हो चुका है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो देखो हमने सब देशों के साथ, किसी के साथ CEPA, किसी के साथ CECA, किसी के साथ PTA, ये सब समझौते कर रखे हैं। अधिकतर में आप देखेंगे कि हमने दक्षिण एशियाई देशों के साथ ये सब व्यवस्था की हुई है। तो आप कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि दक्षिण एशिया में भारत आर्थिक एकीकरण की ओर बढ़ चुका है। तो यहां पर अगर कुछ पूछ लिया जाएगा, अधिकतर जो प्रश्न आ सकते हैं वो पहली 15 मिनट की क्लास से ही आने की संभावना है। धन्यवाद।